हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 18 मई और आज हम लोग पूरे 1 वीक से बनने वाले करंट अफेयर्स के सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का रिवीजन करने वाले हैं और साथ ही सभी क्वेश्चंस को डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज का पहला सवाल है, हाल ही में लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वेणुगोपाल। तो कांग्रेस नेता वेणुगोपाल को लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इनकी नियुक्ति 1 मई 2025 से प्रभावी हुई है और अप्रैल 2026 तक यह इस पद पर अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे। अगला सवाल है, राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य देश में दूसरा सर्वाधिक डॉल्फिन वाला राज्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिहार। तो हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड के तत्वावधान में एक रिपोर्ट जारी की गई है, जो कि भारत की पहली नदी डॉल्फिन अनुमान रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट के अनुसार देश में कुल 6,327 डॉल्फिन है, जबकि बिहार देश का दूसरा सर्वाधिक डॉल्फिन वाला राज्य है। बिहार के पास 2,220 डॉल्फिन है। इस रिपोर्ट के अनुसार पहले स्थान पर है उत्तर प्रदेश। अब सर्वाधिक डॉल्फिन वाले 5 राज्य कौन से हैं? तो उत्तर प्रदेश, दूसरे पर बिहार, तीसरे पर पश्चिम बंगाल, चौथे पर असम और 5वें पर झारखंड। अगला सवाल है, हाल ही में किस देश द्वारा 10 वर्षीय गोल्डन वीजा कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वियतनाम। तो हाल ही में वियतनाम द्वारा 10 वर्षीय गोल्डन वीजा की शुरुआत की गई है, जो कि 10 वर्षीय निवास वीजा कार्यक्रम है। विदेशी निवेशकों, पेशेवरों और पर्यटकों को मुख्य रूप से भारतीय पर्यटकों और उद्यमियों को आकर्षित करने के उद्देश्य से यह 10 वर्षीय गोल्डन वीजा कार्यक्रम शुरू की गई है। वैश्विक प्रतिभा और निवेश को आकर्षित करना ताकि जीडीपी और नवाचार में वृद्धि हो सके, मुख्य उद्देश्य है इसका। पर्यटन, नवाचार और आर्थिक विकास में योगदान देने वालों को इसमें प्राथमिकता दी जाएगी। अगला सवाल है, हाल ही में भारत बोध केंद्र का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मनोहर लाल खट्टर। तो केंद्रीय ऊर्जा, आवास एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने नई दिल्ली स्थित इंडिया हैबिटेट सेंटर में भारत बोध केंद्र का उद्घाटन किया है। इंडिया हैबिटेट सेंटर की हैबिटेट लाइब्रेरी का और रिसोर्स सेंटर का यह नया हिस्सा है। भारत बोध केंद्र में भारतीय कला, संगीत, अध्यात्म, इतिहास, दर्शन और अन्य संबंधित विषयों पर विशेष रूप से चुनी गई किताबें और संसाधन इसमें रखे जाएंगे। इसका उद्देश्य है भारत की समृद्ध सांस्कृतिक और सभ्यतागत विरासत के प्रति जागरूकता बढ़ाना। अगला सवाल है, हाल ही में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जस्टिस सूर्यकांत। तो सुप्रीम कोर्ट के जज सूर्यकांत को हाल ही में राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण यानी कि नालसा का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जो कि 14 मई 2025 से यह प्रभावी हुआ है। बी आर गवई का स्थान लेंगे, जो कि वर्तमान नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष थे। इन्होंने 14 मई को भारत के सीजीआई के रूप में शपथ ले लिया है। अब नालसा, तो नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, इसकी स्थापना 5 नवंबर साल 1995 को विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत की गई थी। समाज में हाशिए पर मौजूद और वंचित वर्गों को मुफ्त विधिक सहायता प्रदान करने तथा न्याय को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई थी। इसका कार्य है देश में विधिक सहायता कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की देखरेख करना। नालसा का नेतृत्व भारत के सीजीआई द्वारा किया जाता है। अन्य न्यायिक अधिकारी और विधिक विशेषज्ञ कामकाज और नीतिगत निर्णयों को देखते हैं। अगला सवाल है, किस देश के अखबार ला प्रेस को यूनेस्को गिलर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस स्वतंत्रता अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, निकारागुआ।
तो निकारागुआ की 100 साल पुरानी अखबार ला प्रेंस को यूनेस्को गिलर्मो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। यूनेस्को गिलर्मो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार की स्थापना साल 1997 में की गई थी। दुनिया भर में प्रेस की स्वतंत्रता के लिए महत्वपूर्ण योगदान देने वाले को मान्यता देने के उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई थी। इस अवार्ड का नाम गिलर्मो कैनो इसाजा के सम्मान में रखा गया है। गिलर्मो कैनो कोलंबिया के पत्रकार थे जिनकी हत्या साल 1986 में ड्रग कार्टेल की आलोचना की वजह से कर दी गई थी। अगला सवाल है, भारत का पहला वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क किस शहर में बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नोएडा। तो उत्तर प्रदेश के नोएडा स्थित गौतम बुद्ध नगर में देश का पहला वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क नोएडा जंगल ट्रेल बनाया गया है। इस पार्क में कबाड़ यानी कि वेस्ट से बनाई गई जानवरों की कलाकृतियां रखी जाएंगी जो कि 30 एकड़ में फैला है। पार्क को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी कि PPP मॉडल के तहत विकसित किया गया है। अगला सवाल है, हाल ही में भारत के पहले स्वदेशी पनडुब्बी रोधी उथले पानी के जहाज को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। इसका नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी INS अरनाला। तो देश की समुद्री ताकत को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारतीय नौसेना को पहली स्वदेशी एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट अरनाला सौंपी गई है जो कि कोलकाता की गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स द्वारा डिजाइन की गई 8 ऐसी युद्धपोतों की श्रृंखला में पहली है। तमिलनाडु के कट्टुपल्ली स्थित L&T शिपयार्ड में इसे तैयार किया गया है। अरनाला की लंबाई है 77 मीटर और चौड़ाई है 10.5 मीटर। समुद्र के नीचे निगरानी, खोज और बचाव कार्यों, कम तीव्रता वाले समुद्री अभियानों और तटीय क्षेत्रों में एंटी सबमरीन ऑपरेशन को अंजाम देने में यह सक्षम है। अरनाला को विकसित करने में 80% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है। अगला सवाल है, अमरनाथ यात्रा के दौरान सुरक्षा की दृष्टि से कौन सा ऑपरेशन शुरू किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ऑपरेशन शिवा। तो पहलगाम हमले के बाद अमरनाथ यात्रा के दौरान यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ऑपरेशन शिवा शुरू किया गया है। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से 9 अगस्त 2025 तक चलेगा जो कि हिंदू धर्म के लिए अमरनाथ यात्रा विशेष महत्व रखता है। इस ऑपरेशन के तहत सुरक्षा कर्मियों द्वारा यात्रा मार्गों की निगरानी की जाएगी। अगला सवाल है, हाल ही में वैसाख पोया किस देश में मनाया गया है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी श्रीलंका। तो हाल ही में वैसाख पोया उत्सव श्रीलंका में मनाया गया है। श्रीलंका के नुआरा एलिया में इस उत्सव को राज्य वैसाख उत्सव के रूप में मनाया गया है। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके ने 10 से 16 मई को राज्य वैसाख उत्सव के रूप में घोषित किया है। यह उत्सव गौतम बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति और परिनिर्वाण की याद में मनाया जाता है। अगला सवाल है, हाल ही में किस देश द्वारा शतरंज खेलने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान की तालिबान सरकार द्वारा शतरंज को देश में अनिश्चित काल के लिए बैन कर दिया गया है। तालिबानी सरकार के अनुसार शतरंज जुए को बढ़ावा देता है। हालांकि मानवाधिकार संगठनों और खेल संस्थाओं द्वारा इस फैसले की निंदा की गई है। अफगानिस्तान में साल 2021 से तालिबान का शासन है। अगला सवाल है, देश की पहली पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित होने वाली विधानसभा कौन सी बनाई जाएगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दिल्ली विधानसभा। तो दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता द्वारा हाल ही में दिल्ली विधानसभा परिसर में 500 किलोवाट क्षमता वाले सौर ऊर्जा संयंत्र की आधारशिला रखी गई है। इस परियोजना को पूरा करने का लक्ष्य है 45 दिन। वर्तमान में 200 किलोवाट रूफटॉप प्रणाली की जगह 500 किलोवाट वाले सोलर पैनल लगाए जाएंगे और दिल्ली देश की पहली पूरी तरह से सौर ऊर्जा संचालित विधानसभा बन जाएगी। दिल्ली विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष हैं विजय कुमार सिन्हा। अगला सवाल है, हाल ही में नई दिशा नामक पहल किसके द्वारा शुरू की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दिल्ली पुलिस।
तो दिल्ली पुलिस द्वारा स्कूल छोड़ चुके बच्चों को फिर से शिक्षा से जोड़ने के उद्देश्य से नई शिक्षा की ओर लौटता मार्ग नामक पहल की शुरुआत की गई है। इस पहल के तहत दिल्ली पुलिस द्वारा घर घर जाकर बच्चों की पहचान की जाएगी जिन बच्चों ने आर्थिक या पारिवारिक समस्याओं के कारण पढ़ाई छोड़ दी है, और एनजीओज और स्कूलों के सहयोग से शिक्षा से वंचित ऐसे बच्चों की शिक्षा की निरंतरता को सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाएगा। अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह के कौन से संस्करण का आयोजन किया गया है हाल ही में? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 8वां। तो संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO और संयुक्त राष्ट्र के साझेदारों द्वारा आयोजित किया जाता है, जो कि हर 2 साल पर आयोजित किया जाता है और मई महीने के तीसरे सोमवार से शुरू होता है। साल 2025 में यह सप्ताह 12 से 18 मई यानी कि आज तक मनाया जाएगा। साल 2025 के लिए इस सप्ताह का विषय है मेक वॉकिंग सेफ, मेक साइकिलिंग सेफ। अगला सवाल है, देश के 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई। तो देश के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई ने शपथ ली है, जो कि संजीव खन्ना, जो कि भारत के 51वें CJI थे, इनकी जगह लेंगे। जस्टिस गवई का कार्यकाल 6 महीने का है, जो कि इस पद पर 23 नवंबर साल 2025 तक रहेंगे। CJI गवई दलित समुदाय से आने वाले दूसरे CJI हैं। पहले थे KG बालाकृष्णन। जस्टिस गवई महाराष्ट्र के रहने वाले हैं और RS गवई के बेटे हैं, जो कि केरल और बिहार के राज्यपाल के रूप में भी कार्य कर चुके थे। अगला सवाल है, संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अजय कुमार। तो संघ लोक सेवा आयोग यानी कि UPSC के अध्यक्ष के रूप में अजय कुमार नियुक्त किए गए हैं, जो कि प्रीति सूदन की जगह लेंगे, जो कि 29 अप्रैल साल 2025 को इस पद से सेवानिवृत्त हुई हैं। अजय कुमार साल 1985 बैच के IAS अधिकारी हैं, जो कि केरल कैडर से हैं। 23 अगस्त 2019 से 31 अक्टूबर साल 2022 तक यह भारत के रक्षा सचिव के पद पर भी कार्य कर चुके हैं। अजय कुमार CDS पद का निर्माण करने, अग्निवीर योजना, आत्मनिर्भर भारत जैसे योजनाओं में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं और भारत के पहले CDS यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे जनरल विपिन रावत। अगला सवाल है, PMO प्राइम मिनिस्टर ऑफिस थ्रू द ईयर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हिमांशु रॉय। तो PMO प्राइम मिनिस्टर ऑफिस थ्रू द ईयर्स शिक्षाविद हिमांशु रॉय द्वारा लिखी गई पुस्तक है। यह पुस्तक भारत की आज़ादी से लेकर आज तक के PMO के परिचालन, ऐतिहासिक और राजनीतिक आयामों पर गहराई से प्रकाश डालती है। इस पुस्तक का प्रकाशन रूपा पब्लिकेशन द्वारा किया गया है और इसमें पृष्ठों की संख्या है 192। पहली ऐसी पुस्तक है यह जो PMO की राजनीतिक और ऐतिहासिक तौर पर विश्लेषण करती है। अगला सवाल है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक जिला एक उत्पाद योजना में कितने नए उत्पादों को शामिल किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 12। तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अपनी एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत हाल ही में 12 नए उत्पादों को शामिल किया गया है। अब इन उत्पादों में शामिल कुल उत्पाद 74 हो गए हैं। एक जिला एक उत्पाद साल 2018 में 24 जनवरी को राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा शुरू की गई थी। राज्य में रोजगार के अवसर पैदा करना और राज्य से निर्यात को बढ़ावा देना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। इस योजना के तहत किसी जिले के विशेष उत्पादों की पहचान की जाती है और उन्हें GI टैग दिया जाता है। अगला सवाल है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा किस दिन को आधिकारिक तौर पर आयुर्वेद दिवस के रूप में घोषित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 23 सितंबर। तो केंद्र सरकार के आयुष मंत्रालय द्वारा 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई है। पहले यह दिवस धनतेरस के दिन मनाया जाता था, जो कि हिंदू चंद्र कैलेंडर पर आधारित था और धनतेरस की तिथि हर साल बदलती रहती है, जिससे कि
इस दिवस के समारोह के आयोजन में काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है, इसलिए इसे हर साल 23 सितंबर को मनाए जाने की घोषणा की गई है। 23 सितंबर ही क्यों? तो शरद विषु से यह दिन मेल खाता है, एक ऐसा दिन जब दिन और रात लगभग बराबर होते हैं। अगला सवाल है, हाल ही में आधिकारिक तौर पर देश का पहला भिखारी मुक्त शहर किसे घोषित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंदौर। तो केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के भिक्षावृत्ति मुक्त भारत पहल के तहत इंदौर को भारत का पहला भिखारी मुक्त शहर घोषित किया गया है। दरअसल जनगणना 2011 के अनुसार भारत में 4.13 लाख भिखारी हैं, जिनमें सबसे अधिक उत्तर प्रदेश, फिर बिहार, फिर महाराष्ट्र और फिर मध्य प्रदेश। अगला सवाल है, वित्त वर्ष 2024-25 में सबसे ज्यादा जीएसटी राजस्व संग्रह करने वाला राज्य कौन सा बना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। तो वित्त वर्ष 2024-25 में सबसे अधिक जीएसटी राजस्व संग्रह वाला राज्य महाराष्ट्र है। जीएसटी कर भारत सरकार द्वारा वस्तुओं एवं सेवाओं की बिक्री पर वसूला जाने वाला कर है। भारत में प्रत्येक राज्य अपने व्यापार, उद्योगों और लोगों के खर्च के आधार पर जीएसटी वसूलते हैं। सबसे ज्यादा जीएसटी संग्रह वाला राज्य है महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक और फिर गुजरात। साल 2024 में भारत ने जीएसटी के माध्यम से 21.36 लाख करोड़ रुपए एकत्र किए, जो कि अब तक का सबसे अधिक राजस्व संग्रह के तहत वसूला गया कर है। अप्रैल 2025 में जीएसटी संग्रह 12.6% बढ़कर 2,36,176 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। अगला सवाल है, EOS-09 उपग्रह कहां से प्रक्षेपित किया जाएगा? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, श्रीहरिकोटा। तो EOS-09 उपग्रह 18 मई 2025 को यानी कि आज सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से इसरो द्वारा लॉन्च किया जाएगा, जो कि PSLV C61 रॉकेट द्वारा लॉन्च किया जाएगा। मौसम की सभी परिस्थितियों में किसी भी समय पृथ्वी की सतह की उच्च रिजोल्यूशन वाली तस्वीरें लेने में यह सक्षम है। कृषि और वानिकी निगरानी से लेकर आपदा प्रबंधन, शहरी नियोजन और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी यह महत्वपूर्ण है। 529 किमी की ऊंचाई पर इसे स्थापित किया जाएगा। इसका वजन 1710 किलोग्राम है। सी बैंड सिंथेटिक अपर्चर रडार से यह लैस है। EOS-09 रीसेट श्रृंखला का यह 7वां संस्करण है। बादल, कोहरे, अंधेरे में गुणवत्ता वाली तस्वीरें लेने में भी यह सक्षम है। आपदा के दौरान राहत और बचाव कार्यों के लिए समय पर जानकारी प्रदान करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। अगला सवाल है, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अप्रैल 2025 के लिए कौन चुने गए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन डी, बी और सी दोनों। दरअसल आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ में पुरुषों के लिए चुने गए हैं बांग्लादेशी क्रिकेटर मेहदी हसन मिराज और स्कॉटलैंड की क्रिकेटर कैथरीन ब्राइस, जो कि महिलाओं के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अप्रैल महीने के लिए चुनी गई हैं। इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बी और सी दोनों। अगला सवाल है, हाल ही में विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मारियांगेला हुंगरिया। तो विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 से ब्राजीलियन माइक्रोबायोलॉजिस्ट डॉक्टर मारियांगेला हुंगरिया को सम्मानित किया गया है। इन्हें कृषि रासायनिक उर्वरकों की निर्भरता कम करने और टिकाऊ खेती को बढ़ावा देने के लिए यह सम्मान दिया गया है। अगला सवाल है, कनाडा की पहली हिंदू विदेश मंत्री कौन नियुक्त की गई हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनीता आनंद। तो कनाडा की पहली हिंदू विदेश मंत्री अनीता आनंद नियुक्त की गई हैं। दरअसल कनाडा में हाल ही में आम चुनाव हुए हैं और चुनाव में लिबरल पार्टी की जीत हुई है, इसलिए नए कैबिनेट का गठन किया जा रहा है, जो कि नए प्रधानमंत्री मार्क कार्नी बने हैं। कनाडाई संसद के सदस्य के रूप में पहली हिंदू महिला और पहली हिंदू कैबिनेट मंत्री भी हैं अनीता आनंद। और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, सिक्किम भारत का 22वां राज्य कब बना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 16 मई 1975। तो 16 मई 2025 को भारतीय राज्य सिक्किम का 50वां स्थापना दिवस मनाया गया है।
23 अप्रैल साल 1975 को केंद्र सरकार द्वारा लोकसभा में सिक्किम को 22वां राज्य बनाने के लिए 36वां संविधान संशोधन अधिनियम पेश किया गया था। 15 मई साल 1975 को भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने संवैधानिक संशोधन अधिनियम पर हस्ताक्षर किए और 16 मई साल 1975 को सिक्किम भारत का 22वां राज्य बन गया। इससे पहले सिक्किम में नोमग्याल वंश यानी कि राजा का शासन था।